हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप जो टीचर ऑलरेडी टीचर हैं या जो अभी टीचर बनना चाहते हैं, आप सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा एक टाइम ज़रूर आया होगा जब आपके सामने कोई एक ऐसा स्टूडेंट, कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा होता है। आपको लगता है कि ये बच्चा अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, या जो जिस तरीके से एक हम बिहेवियर को राइट मानते हैं वो वैसा उसका बिहेवियर क्यों नहीं है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये क्यों कहा जाता है कि एक टीचर को सर्टेन तरीके से कैरी करना आना चाहिए, उसको एक सर्टेन तरीके से बोलना चाहिए, एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए। एक टीचर को रोल मॉडल क्यों समझते हैं? कभी आपने ये सब सोचा है कि इन सब बातों पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों किया जाता है? उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और आज हम उसी कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगली बार आप जब क्लास में जाएंगे तो ये सब बातें ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये जो कारण है, बेसिकली इसका कारण छुपा है किसी और चीज़ में नहीं बल्कि सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में। इस थ्योरी को एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। अब इसके पीछे वो अभी भी जिंदा है। अ, उन्होंने ये कहा था कि एक बच्चा जो भी सीखता है वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके सीखता है। जो भी उसके आसपास में घट रहा होता है वो उसको देखता है और उसको सीखने की कोशिश करता है और उसको वापस करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो उन्होंने बताई है कि हम जो भी सीखते हैं वो हम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब उन्होंने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई है, बोबोडॉल स्टडीज। अब ये बोबोडॉल क्या है, और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो एल्बर्ट बेंडूरा का जो एक्सपेरिमेंटल टॉय था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बोबोडॉल। अब इसके अंदर क्या हुआ था, एल्बर्ट बेंडूरा ने कुछ बच्चे लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उन्होंने 36 बॉयज लिए और 36 गर्ल्स लिए। उन्होंने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे पहले उन्होंने चेक किया कि उनका जो एग्रेशन लेवल क्या है, उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है। उन्होंने वो सारा टेस्ट किया और बच्चों को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उन्होंने बच्चों को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ग्रुप में बच्चों को जो बोबोडॉल था उसके साथ जो मॉडल है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, उसको पंच करता है, कहीं कहीं तो हैमर से भी मारता है और उसके साथ एग्रेसिवली बिहेव करता है। और जो दूसरा ग्रुप था वो जो मॉडल है वो बोबोडल के साथ अच्छे से खेलता है, उसे आराम से बिठाता है, उसके कोई और टॉयज भी रखे थे उनके साथ भी खेलता है। तो इस तरीके से जो मॉडल है वो बोबोडल के साथ बिहेव करता है। और जो तीसरा ग्रुप है बच्चों का, वो मॉडल उनको दिखाया ही नहीं गया। अब जो ये 3 ग्रुप के बच्चे थे इनको बोबोडल के साथ अकेले में कमरे में छोड़ दिया गया। तो ये रिजल्ट बाहर आया कि जिन बच्चों ने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि जो मॉडल है वो वायलेंटली रिएक्ट कर रहा था बोबोडॉल के साथ, उन्होंने भी उसी एग्रेशन के साथ वापस रिस्पॉन्ड किया। वो भी डॉल को उसी तरीके से पंच कर रहे थे, किक कर रहे थे, मार रहे थे। और जिन बच्चों को अग्रेशन के साथ नहीं दिखाया गया था, मॉडल को अग्रेशन करते हुए नहीं दिखाया गया था, उन्होंने डॉल के साथ अच्छे से खेला, अच्छे से बिहेव किया, उसको उठाया और सब अच्छे से किया। जो उन्होंने अपना जो बिहेवियर है वो वॉयलेंट नहीं दिखाया डॉल के प्रति। तो उस फाइंडिंग से ये निकल के रिजल्ट बाहर आया कि जो बच्चे हैं वो जो उनका मॉडल है, अब मॉडल कौन होता है जिसका वो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उसका जो बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज आती है कि बच्चों को जो दिखाया जाता है बच्चे उसी टाइप का बिहेवियर को करने की कोशिश करते हैं। अब बेंडूरा ने ये भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो हम किस चीज से सीखते हैं। हम सीखते हैं 3 चीजों से, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ये जो तीनों वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। अब इनका मतलब क्या होता है, उससे पहले एक और हम चीज देख लेते हैं कि 3 फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। वो है बिहेवियर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर। अब पहले पर्सनल फैक्टर्स देख लेते हैं। पर्सनल फैक्टर्स हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड
बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, हमारा कॉग्निटिव लेवल क्या है, हमारा इमोशनल लेवल क्या है, हम कितने इमोशनली वेलबींग कितने स्ट्रांग है, हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं, हमारा हेरिडिटरी कैसा है, तो इन सब चीजों पे आपका निर्भर करेगा। और ये सारी चीजें किस पे करेगी कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका पीयर ग्रुप है वो कैसा है, आपका फैमिली कैसे है, आपके नेबर्स कैसे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका घर का वातावरण कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। और इन सब दोनों चीज पे आपका डिपेंड करेगा बच्चे का बिहेवियर, वो इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो इस तरीके को हम एक देख सकते हैं कि एक साइकिल की तरह, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और कम इम्पोर्टेंट क्या है, ये तीनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। आपका जैसे पर्सनल फैक्टर्स होंगे उस पर आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा, और आपका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड करेगा आपके पर्सनल ट्रेट्स के। और ये रिवर्स भी जा सकता है, पर्सनल फैक्टर्स आपके इन्वायरमेंटल को डिसाइड करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपका बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा तो आपके पर्सनल ट्रेट्स चेंज होंगे। तो ये एक साइकिल है। अब इसमें बेंडूरा ने कुछ की कॉन्सेप्ट्स की वर्ड्स दिए हैं, वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है निरीक्षण। अब कोई भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, आप निरीक्षण करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी चीज को देखते हैं और किसी को उसको बहुत समय तक देखते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उससे, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। द एक्ट ऑफ वॉचिंग somebody or something carefully for a period of time, especially to learn something, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। अब इमिटेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ कॉपिंग somebody or something, मतलब नकल करना। आप जब किसी की नकल करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिटेशन। आप जब किसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिटेशन। और इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर किसका बिहेवियर, किसके एक्शंस को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, जो उनको लगता है कि ज्यादा कॉम्पिटेंट, पावरफुल, प्रेस्टिजियस और इंथुजियास्टिक, जिनको वो ज्यादा पसंद करते हैं, जिनको एक रोल रोल मॉडल की तरह देखते हैं। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं, उसमें अडल्ट हो सकते हैं, उसके मॉम, मम्मी पापा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, उसके नेबर्स, उसके जो बड़े भाई बहन है, सेलिब्रिटीज। तो इन सब के बिहेवियर को वो लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज आप एक लाइव एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जितने भी टीवी एड है, टीवी कमर्शियल्स है, मूवीज हैं, उन सबको देख देख के बच्चे उनका बिहेवियर इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे कार्टून है छोटा भीम, तो जैसे जैसे छोटा भीम के जो कैरेक्टर ट्रेट्स है वो लोगों की हेल्प करते हैं, तो बच्चे उसको देख के उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है इमिटेशन। अब मॉडलिंग क्या हो जाता है, मॉडलिंग है अ पर्सन और अ थिंग दैट इज कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ समथिंग। कोई एक ऐसा मॉडल जिसके बिहेवियर को हम देख करके वापस करने की कोशिश करते हैं, वापस उसके बिहेवियर को अपने बिहेवियर में लाके उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब मॉडलिंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन, स्किल्स और बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ये मॉडलिंग कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो आपने पहले कोई भी चीज ऑब्जर्व की है, उसको दिमाग में रख के उस जैसा जब आप करने की कोशिश करते हैं तो वो मॉडलिंग हो जाता है। ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड रिपीट द बिहेवियर। अब इसमें एक और चीज है, मॉडलिंग की वजह से जो आपके डिसइनहिबिशंस होते हैं, जो आपकी झिझक होती है, वो कम हो जाती है। आप जब देखते हैं कि कोई और बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, जैसे आप होमवर्क करके नहीं लाए हैं, बट आपको डर लग रहा है कि आप टीचर को क्या बताएंगे, अगर आप ये सच बोलोगे कि नहीं आप करना भूल गए तो टीचर आपको डांटेगा, तो आपको डर लगता है, आप मन में सोच रहे होते कि नहीं आप झूठ बोलेंगे टीचर को। बट आपने ये देखा कि किसी एक बच्चे ने सच बोला, उसने बोला कि मैम मैंने आज कंप्लीट नहीं किया अपना होमवर्क, बट मैं कल पक्का करके लेके आऊंगा, तो टीचर उसको वेरी गुड बोल के उसको शाबाशी देके कि उसने सच बोला है, झूठ नहीं बोला है, और उसको टीचर बिठा देता है, पनिश नहीं करता। तो ये चीज आपने देखी, तो आप भी वही बिहेवियर जो है वो जो आपने ऑब्जर्व किया उसको आप मॉडल करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके झिझक थी वो एक मॉडल को देखने के बाद आपकी कम हो गई, तो इसको डिसइनहिबिशन बोलते हैं, वीकनिंग ऑफ इनहिबिशन थ्रू एक्सपोजर टू अ
मॉडल। तो इसमें मॉडल कौन था? जो आपका सहपाठी था, दूसरा क्लासमेट था, वो आपका लिए मॉडल का काम किया। अब इसमें विकेरियस लर्निंग क्या है? अगर हम सेम इसी एग्जाम्पल को देखें कि वो एक्सपीरियंस किसने किया है, कि बच्चे ने सच बोला, टीचर ने उसको प्रेज किया, ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये किसी और बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है, पर आपने जो उसका एक्सपीरियंस है उससे सीख ली है, तो उसको बोलते हैं विकेरियस लर्निंग, जो इनडायरेक्टली आपने ऑब्जर्व किया है और आपके ऊपर नहीं है, वो किसी और पर्सन पे है, बट आप उससे सीख रहे हैं, सो दैट इज विकेरियस लर्निंग। A vicarious learning is learning that is derived from indirect sources such as hearing, observation rather than direct hands-on instruction. अब जब टीचर ने उस बच्चे को रिवॉर्ड दिया, उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया, उसकी तारीफ की, उसको प्रेज किया और बिठा दिया, तो वो उसका विकेरियस लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो उसी पे हो रहा है। बट ये किसके लिए विकेरियस लर्निंग होगा? जो उसके बाकी क्लासमेट्स है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को टीचर ने कुछ भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया, बट उस बच्चे को दिया। तो जिन्होंने उनको एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया, जिन्होंने उस चीज को देखा कि बच्चे ने जब सच बोला तो टीचर ने उसकी तारीफ की, उसको डांटा नहीं, तो ये सबके लिए एक विकेरियस लर्निंग हो गया। अब विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होगा? जब किसी और चीज के लिए तारीफ कर रहे होते हैं आप, जब बच्चे को, अब इसमें सेम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब टीचर ने उसको पॉजिटिव तारीफ किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, पॉजिटिव प्रेज किया, तो बाकी बच्चों को भी लगा ओके, तो अगर हम ये चीज करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो हमारे लिए भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका विकेरियस रीइंफोर्समेंट हो गया। मतलब आपके लिए नहीं किया गया, किसी और के लिए किया गया है, बट वो आपके लिए भी एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। अब विकेरियस लर्निंग ये भी हो जाता है कि आप जब किसी एक्टर को देखते हैं कि उनके पास इतने बड़े बड़े गाड़ी हैं, इतना ज्यादा सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग प्यार करते हैं, तो आप भी उन जैसा बनना चाहते हैं। तो आपने ये नहीं देखा कि उसमें कितना स्ट्रगल जाएगा या कैसे बनेंगे, आपने खाली ये देखा कि इतना करने से ऐसा करे मिलता है, तो आप भी फिर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो एक मॉडलिंग है उस पे इन्फ्लुएंस करेंगे। अब वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मॉडलिंग, इम्पैक्ट, टेंडेंसी टू इमिटेट। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे? पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल। अब जो मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मॉडलिंग पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे सिमिलैरिटी, आप उससे कितने, जो मॉडल है जिसका आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे आप कितने सिमिलर है। फिर उसके बाद अ, जो एज गैप कितना ज्यादा है। फिर सेक्स क्या है, मेल फीमेल, अगर सेम सेक्स के होते हैं तो कभी कभी आपकी प्रॉब्लम्स भी सेम होते हैं, तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, या कभी कभी आपको ऑपोजिट सेक्स की चीजें ज्यादा समझ में आती है, तो ये भी हो सकता है। जैसे इसमें आप ये देख सकते हैं सेक्स का, जो डॉटर्स होती है वो अपने फादर से ज्यादा कनेक्ट करती है बजाय अपनी मदर से, और जो बेटे होते हैं वो अपने मदर से ज्यादा कनेक्ट करते हैं बजाय फादर के। देन स्टेटस, प्रेस्टीज, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, तो ये जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मॉडल के इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वर के क्या होने चाहिए? लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रीइंफोर्समेंट फॉर इमिटेशन। तो जो ऑब्जर्वर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे का तभी करेगा ना जब उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, उसका सेल्फ एस्टीम लो होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, और वो जो रीइंफोर्समेंट है उसका वेट करेगा कोई भी बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए। अब रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, अगर किसी चीज से डायरेक्टली अगर रिवॉर्ड एसोसिएटेड है, तो जो भी बच्चा है या जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उसके बिहेवियर को वापस इमिटेट करने की कोशिश ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप सेम यही बच्चे वाला एग्जाम्पल देखें, तो उस बच्चे ने सच बोला तो ज्यादा से ज्यादा लोग सच बोलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी वो शाबाशी चाहिए, उनको भी वो प्रेज चाहिए टीचर का। देन अब इसमें एक और चीज है, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस है वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से 4 स्टेप्स है आप बताइए, या फिर उनका ऑर्डर क्या है, या फिर कौन से स्टेप पे क्या चीज हो रही है, तो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप ये 4 स्टेप्स को काफी आराम से याद रख सकते हैं। आप ए,
ARM, आप आर्म के हिसाब से भी उसको याद रख सकते हैं। ARRM, आर्म। तो जो फर्स्ट है वो है अटेंशनल प्रोसेसेस, सेकंड है रिटेंशन प्रोसेसेस, फिर थर्ड है रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड फोर्थ है मोटिवेशन प्रोसेस। अब इन सब में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है अटेंशन प्रोसेस, अटेंशनल प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं वो इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि आपका कितना अटेंशन है उस मॉडल पे, आप उस कितने बेहतर तरीके से अटेंटिवली उस चीज को ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कितने सारे बिहेवियर एक दिन में आपके सामने आते हैं, पर आप सब पे उतने ज्यादा ध्यान नहीं देते, सब पे उतने ज्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई चीज जो चीज आपके सामने हो रही है, जो बिहेवियर आपके सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है या कोई आपके सामने बिहेव कर रहा है मॉडल, तो उस चीज पे आपने अगर आपका अटेंशन ही नहीं है, अगर आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप उसको वापस रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप उसके बिहेवियर को वापस इमिटेट कर पाएंगे। अब इसमें ये बोला गया मस्ट ऑब्जर्व द मॉडल एक्यूरेटली इनफ टू इमिटेट द बिहेवियर। और इसमें है डेवलपिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस टू पे अटेंशन टू अ मॉडल, मोर डेवलप्ड प्रोसेसेस अलाउ फॉर बेटर अटेंशन। तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जितना बेहतर होगा, आपके जितने भी कॉग्निटिव अटेंशन के लिए थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जितना भी कॉग्निटिव स्किल्स है जितना बेटर डेवलप्ड होगा, आप उतने ज्यादा अटेंटिव रहेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करने की। अब इस चीज को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि अगर टीचर आपको डांस स्टेप सिखा रहा है, अगर आपका ध्यान नहीं है उस टाइम, तो आप वापस वो डांस स्टेप्स को इमिटेट नहीं कर सकते। बट अगर कोई बच्चा है जो पूरे ध्यान से देख रहा है कि टीचर का हैंड मूवमेंट कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लेग मूवमेंट कैसा है, फिंगर मूवमेंट कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो वो उतने बेहतर तरीके से उस बिहेवियर को इमिटेट कर पाएगा, जो डांस स्टेप है, जो डांस का भाव है, उसको इमिटेट कर पाएगा। वही अगर बच्चे अगर अटेंटिव नहीं है, उसका पूरा ध्यान नहीं है, तो उतने बेहतर तरीके से वो नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है रिटेंशन। अब रिटेंशन में क्या होता है, आपने उस चीज को कितने अच्छे से रिटेन किया है। अब आप जब वो जो चीज आपने ऑब्जर्व किया आप उसको याद ही नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने मेमोरी में रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस चीज को इमिटेट कैसे करेंगे? तो उस चीज के लिए रिटेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू लेटर इमिटेट द बिहेवियर मस्ट रिमेंबर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो एक डांस टीचर डांस सिखा रहा है, अगर बच्चा उस डांस स्टेप को ध्यान में नहीं रख पा रहा, याद नहीं रख पा रहा, उसको रिटेन नहीं कर पा रहा कि टीचर ने कैसे हैंड मूवमेंट था, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन थे, कैसे बॉडी लैंग्वेज थी, कैसे लेग मूवमेंट था, वो उस चीज को रिटेन नहीं कर पा रहा है, तो बिहेवियर कैसे इमिटेट करेगा? उसको बिहेवियर को सेम वैसे ही इमिटेट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो ये इन्फॉर्मेशन है आप वो किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं? वो आप दो तरीके से रिटेन कर सकते हैं। पहला है इमेजिनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा है वर्बल सिस्टम। अब इमेजिनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये मोस्टली विजुअल इमेज रहते हैं। तो आपने विजुअली उसको इमेजिन किया है और एक दिमाग में पिक्चर बना लिए। आप जब कभी कभी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें कोई पिक्चर्स नहीं होते हैं, बट आप विजुअली एक अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं कि ये चीज ऐसे हो रही होगी, ये चीज वैसे हो रही होगी, तो आप एक मेंटल पिक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिटेंशन है। अब जैसे वर्बल सिस्टम है, अब इसमें क्या होगा? वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, साइलेंटली रिहर्सिंग द स्टेप्स इन बिहेवियर। अब जो वर्बल रिप्रेजेंटेशन है, रिटेंशन, अब इसमें क्या होगा कि आपने जो टीचर ने बताया कि इस डिग्री पे आपका हैंड मूवमेंट होना चाहिए, फिंगर मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, तो आपने वो वर्बली रिटेन किया है और आप साइलेंटली उस चीज को अपने दिमाग में रिहर्स कर रहे हैं, तो उतने अच्छे से आपका वो चीज रिप्रोड्यूस होगा। अब थर्ड स्टेप है रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये होगा कि टेकिंग इमेजिनल एंड वर्बल रिप्रेजेंटेशंस एंड ट्रांसलेटिंग इनटू ओवर्ट बिहेवियर एंड प्रैक्टिस बिहेवियर।
तो आपने वो जो चीज पहले अटेंशन से देखा, फिर उसको रिटेन किया, अब उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो आपने जितनी ज्यादा अच्छे से जो इमेजिनल और वर्बल रिप्रेजेंटेशंस थे उसको ट्रांसलेट किया, अपने बिहेवियर में बदला और प्रैक्टिस किया बिहेवियर को, उतने अच्छे से वो बिहेवियर बाहर आएगा। अब receive feedback on accuracy of behavior. How well have you imitated the modeled behavior? अब जब आप वापस वो डांस स्टेप करेंगे तो टीचर आपको बताएगा कि आपका ये इम्प्रूवमेंट है, ये एकदम परफेक्ट है। तो आपको फीडबैक कितने अच्छे से मिला, उस चीज पे आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से उस जो बिहेवियर था उसको वापस आपने मॉडल किया है, कितने अच्छे से इमिटेट किया है। अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो आप उस चीज को और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव होगा तो शायद बहुत ज्यादा ही नेगेटिव होगा, तो शायद आप उसको वापस रिपीट करना नहीं चाहें। अब इसमें आप क्या हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में 11th 12th वाले स्पेशली, उनमें जब बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और जो आसपास के पीयर ग्रुप है नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक बैड हैबिट है स्मोकिंग। अब कोई बच्चा स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसके जो बाकी क्लासमेट्स है उन्होंने देखा कि जो पकड़ा गया बच्चा है उसको बहुत ज्यादा डांट मिली है, उसको डांटा है, बहुत ज्यादा पनिश किया है। तो वो सब आप लोग दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इस बिहेवियर का बहुत ही नेगेटिव फीडबैक है, तो आप वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। बट वहीं अगर किसी बच्चे को हेल्प करते हुए देखा गया कि वो एल्डरली पीपल में हेल्प कर रहा है, या किसी बच्चे छोटे बच्चों को हेल्प कर रहा है, तो उस चीज को बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, उसके बिहेवियर को बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो बाकी बच्चे भी उस बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड है इम्पोर्टेंट इन मास्टरिंग डिफिकल्ट स्किल। अब ये वाला जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डिफिकल्ट स्किल्स है उनको वापस मास्टर करने के लिए। और फोर्थ और लास्ट स्टेप है मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आप मोटिव होना चाहिए, कोई एक रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए कि आपको वो काम क्यों करना है। जब तक आपका मोटिव नहीं होगा, जब तक आपको नहीं लगेगा कि नहीं मुझे ये काम करने से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या फिर इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो आप उतने ज्यादा अटेंटिव उस चीज को लेके नहीं रहेंगे। बट यही अगर इंसेंटिव्स या रीइंफोर्समेंट रहेगा तो आपको उस चीज, आई एम सॉरी, आपको करने का ज्यादा मन करेगा। विथ incentives observation more quickly becomes action, pay more attention, retain more information। जब आपको पता होगा कि मैं जो ये डांस स्टेप देख रहा हूँ, अगर मैंने अच्छे से किया तो टीचर मुझे बहुत ज्यादा प्रेज करेगा और शायद फ्रंट लाइन में भी खड़ा कर दे जब डांस शो होगा। तो फिर आपका वो एक जो रीइंफोर्समेंट है, आपका जो इंसेंटिव है कि आप फ्रंट में खड़ा होना चाहते हैं, तो आप उस चीज को और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, ज्यादा अटेंशन देंगे, अच्छे से उसको रिटेन करेंगे, और उस जो ऑब्जर्वेशन है उसको जल्दी से जल्दी एक्शन में करने की कोशिश करेंगे। इंसेंटिव टू लर्न इन्फ्लुएंस बाय एंटिसिपेटेड रीइंफोर्समेंट। जो आपके जो इंसेंटिव्स है वो डिसाइड करेंगे कि आपने जो चीज सीखी है वो कितनी ज्यादा, आपके उसके ऊपर कितने ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स है, कितने बेहतर तरीके से आप करते हैं। अब एक अगला एस्पेक्ट और है बेंडूरा ने दिया था, वो है एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, खुद से। अब खुद से इसमें दो चीज आती है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट एंड सेल्फ एफिकेसी। पहले हम लोग सेल्फ रीइंफोर्समेंट देख लेते हैं, ये क्या चीज होती है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स गिवन टू वन सेल्फ फॉर रीचिंग, एक्सीडिंग और फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, प्राइड, शेम, गिल्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी रिवॉर्ड्स है, पनिशमेंट्स है, वो हम सबको एक खुद के लिए होता है, एक गोल सेट करा हुआ होता है कि अगर आज मैंने ये वाला सिलेबस कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, या फिर मैं तभी टीवी देखूंगा, या फिर तभी मैं बाहर घूमने जाऊंगा। अगर मैंने ये चीज कंप्लीट टाइम पे की, अपना असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट किया, तो मैं साइकिलिंग के लिए जाऊंगा। तो आपने खुद के लिए गोल सेट किए हैं और आप उनको अचीव करेंगे तो ही आप अपने आप के लिए कुछ रीइंफोर्समेंट, कुछ रिवॉर्ड्स डिसाइड किए हैं। अब इसमें पनिशमेंट भी हो सकते हैं। पनिशमेंट ये हो सकता है कि आप वो चीज नहीं, आपका फेवरेट टीवी शो आ रहा है
बट क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं है, आप वो चीज नहीं देखोगे। तो ये आपका एक पनिशमेंट की तरह रिवॉर्ड काम करे, क्योंकि आप वो चीज देखना चाहते हो तो आप कोशिश करोगे कि आप जल्द से जल्द अपना काम टाइम पे खत्म कर दोगे। अब इसमें सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? बिलीव इन एबिलिटी टू कोप विथ लाइफ। आपके जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो एफिशिएंसी है, उस पर भरोसा, उस पर कॉन्फिडेंस कि आप ये चीज कर लेंगे। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेल्फ एफिकेसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपने कोई गोल सेट किया, ओके मुझे इतने मार्क्स लाने हैं इस एग्जाम में, या ये एग्जाम क्लियर करना है, तो अगर आपने वो काम कर दिया तो जो आपका सेल्फ एफिकेसी है वो बढ़ जाएगा। जो आपकी इफेक्टिवनेस है, आपकी जो एबिलिटीज है, आपके जो कैपेबिलिटीज है, वो सब आपके बढ़ जाएंगे। देन फेलियर्स टू मीट द स्टैंडर्ड। अगर आप कोई चीज नहीं कर पाए तो वो आपके सेल्फ एफिकेसी लेवल को रिड्यूस कर देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, तो वो आपके सेल्फ एफिकेसी लेवल को रिड्यूस कर देगा। अब सेल्फ एफिकेसी का हाई सेल्फ एफिकेसी लेवल किनका होता है? बिलीव कैन डील इफेक्टिवली विथ लाइफ इवेंट्स, कॉन्फिडेंट इन एबिलिटीज, एक्सपेक्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स इफेक्टिवली। मतलब सेल्फ एफिकेसी लेवल तब हाई होगा जब आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम कर लूंगा, मेरे लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज बाधाएं आएगी मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगा, मैं उनका सोल्यूशंस निकाल लूंगा। और आपके जो एबिलिटीज है, आपको कॉन्फिडेंस है उस लेवल पे कि आप वो चीज कर लोगे। देन एक्सपेक्ट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इफेक्टिवली। आपको जब पता है कि आप वो चीज कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कोई ना कोई उसका जो सोल्यूशन भी आप निकाल ही लेंगे। तो आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उसको आप आराम से ओवरकम कर जाते हैं। अगर आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल लो है तो आपको ये लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। आपको लगता है कि आपके जो जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। और आपको लगता है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने लाइफ के ऊपर जब आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल लो होता है। बट यही अगर आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल हाई रहेगा तो आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये काम कर लूंगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी रिसेंटली जब 12th के रिजल्ट आए थे तो एक आईएएस ऑफिसर ने अपना 12th का मार्कशीट शेयर किया था, क्योंकि काफी लोग डिप्रेस हो गए थे, मार्क्स कम आए थे कि हमारा तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जो सेल्फ एफिकेसी लेवल था वो काफी लो आ गया था। तो जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने अपने 12th का मार्कशीट दिखाया था, ट्विटर पे डाला था, और उसमें उनको सिर्फ केमिस्ट्री में 24 मार्क्स आए थे और 23 पासिंग मार्क्स है, और आज वो आईएएस ऑफिसर है। तो ये चीज हमको ये दिखाता है कि उनका सेल्फ एफिकेसी लेवल बहुत हाई था। तो उनके जो वो मार्क्स कम आए किसी भी रीजन से, तो उनको ये नहीं लगा कि उनकी जिंदगी खत्म होगी। उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम नहीं किया, उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया, अपने ऊपर काम किया, और आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये उनका सेल्फ एफिकेसी लेवल है। अब ये सिर्फ आप पढ़ाई से नहीं कर सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो स्कूल ड्रॉप आउट है, पर आज वो क्रिकेट की दुनिया के सरताज है। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में हो या गेम्स में, आप कोई भी चीज आर्ट क्राफ्ट डांस सिंगिंग किसी में भी हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप वो चीज अचीव कर सकते हैं, आप उसको एज अ करियर गोल बना सकते हैं, करियर ऑप्शन बना सकते हैं, मतलब आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल काफी हाई है। अब अगला है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिटरमाइनिंग सेल्फ एफिकेसी। अब ये क्या क्या चीज है जो हमारे सेल्फ एफिकेसी लेवल को डिटरमाइन करते हैं? परफॉर्मेंस अटेनमेंट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, रोल ऑफ फीडबैक, हमको कैसा फीडबैक मिल रहा है, हम कितने इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, कितने लोगों से हो रहे हैं, हमारे परफॉर्मेंस कैसा है। मोर वी अचीव मोर वी बिलीव वी कैन अचीव। हम आप पहले छोटे छोटे गोल्स को रखिए, आप जैसे जैसे उनको अचीव करते जाएंगे आपको अपने ऊपर विश्वास आता जाएगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। एंड लीड्स टू फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कंट्रोल, एंड लीड्स टू फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड कंट्रोल। और आप जब आपके ये सारी चीजें प्लेस पे आएगी तो आपको ये लगता है कि हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूँ, कंट्रोल है मेरे लाइफ के ऊपर, जो मेरे डिसीजंस है मेरे चॉइसेस है मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ।
तो ये चीज उस चीज को, आपका जो सेल्फ एफिकेसी लेवल है उसको बढ़ा देता है। नाउ सोर्सेस ऑफ डिटरमाइनिंग, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिटरमाइनिंग सेल्फ एफिकेसी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है विकेरियस एक्सपीरियंस। अब विकेरियस एक्सपीरियंस क्या है? seeing other perform successfully, if they can I can too। अब इसमें जैसे अब जो मैंने अभी IAS वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें बहुत सारे बच्चों को देख के लगा होगा, वो IAS ऑफिसर नहीं बने बट उन्होंने देखा कि हाँ ये इंसान को ये मार्क्स आए थे, उनके जैसा ही था, बट आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो वो किसी और के साथ है, वो इतने पावरफुल बन गए, उनकी गाड़ी में लाल बत्ती है, वो इतने सारे पावरफुल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में है, लॉज बनाते हैं, इतने पावरफुल है, तो उनको भी उन जैसा बनना है। तो ये एक विकेरियस एक्सपीरियंस है। आप जब किसी और को देखते हो सक्सेसफुली करते हुए, तो आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं उन जैसे। तो ये हो जाता है आपका विकेरियस एक्सपीरियंस। देन वर्बल परसुएशन, जो आपके वर्बल रिमाइंडर्स ऑफ एबिलिटीज है, आपको बार 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 आपको याद कराया जाता है। देन फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल अराउजल, मतलब आपको फिजिकली भी और इमोशनली भी लगना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो एक बहुत बूढ़ी औरत है, जैसे 90-80 साल की औरत है, उन्होंने टेलीविजन पे आइस डांसिंग देखा, तो वो उस चीज को अप्रिशिएट करेगी, बट वो खुद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं करेगी कि वो ये सारे स्टंट्स कर पाए। तो आपको उस फिजिकली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा कोई भी चीज करने के लिए। रिलेटेड टू परसीव्ड एबिलिटी टू कोप। देन काम कंपोज्ड फीलिंग, अगर आपकी काम एंड कंपोज्ड फीलिंग है तो आप हायर लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी की तरफ है। बट यही अगर आप नर्वस, एंजाइटी, आई एम सॉरी, नर्वस है, एजिटेटेड है, तो आप लोअर सेल्फ एफिकेसी की तरफ है। फिर अगला है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ मॉडलिंग एंड सेल्फ एफिकेसी। अब इसमें क्या है? फर्स्ट है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड भी दो में डिवाइडेड है, दो लेवल है इसके। फर्स्ट है इन्फेंसी एंड दूसरा है बाय द एज ऑफ 2। अब जो फर्स्ट इन्फेंसी है उसमें क्या होता है? डायरेक्ट मॉडलिंग इमीडिएटली फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डेवलप सेल्फ एफिकेसी विद कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट। अब इसमें ये है कि बच्चे ने जैसे ही कुछ देखा है, अगर आपको एक बॉल इस तरीके से फेंकते हुए देखा, तो बच्चा सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा, बिना ये सोचे कि उसका क्या रिवॉर्ड होगा या कुछ नहीं होगा। और उसका एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा असर करता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसका कॉग्निटिव लेवल उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। वही अगर 2 साल का बच्चा है, तो developed attentional retention and production process of to model behavior sometime after observation, not immediately। अब जो इन्फेंसी में है, वो बच्चा इमीडिएटली अपना जो बिहेवियर है वो मॉडल करेगा, बट एट द एज ऑफ 2 बच्चा थोड़ी देर बाद भी उसको मॉडल कर सकता है। आपने कोई चीज है इस तरीके से उठाई है, या कोई इस तरीके से आप चले हैं, या किसी तरीके से बैठे हैं, या आपने टॉय के साथ किसी पर्टिकुलर तरीके से खेलें, तो बच्चे को याद रहेगा और उसको थोड़ी देर बाद भी वो इमिटेट कर पाएगा। अब दूसरा है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस में क्या होता है? इन्वॉल्व्स कोपिंग विथ न्यू डिमांड्स, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो आपका जो सक्सेस लेवल है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल क्या है। और सेल्फ एफिकेसी लेवल आपका कब डेवलप हो जाएगा? चाइल्डहुड में। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपके ऊपर जो आत्मविश्वास है, वो डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अडल्टहुड भी दो में डिवाइडेड है। पहला है यंग अडल्टहुड और दूसरा है मिडिल मिडिल अडल्टहुड। तो जो फर्स्ट यंग अडल्टहुड है उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पेरेंटहुड से रिलेटेड। तो आपने इन सब में जितने अच्छे से एडजस्ट किया, उतना हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, आप उतना सक्सेसफुली एडजस्ट कर पाएंगे। बट आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल लो है, तो आप उतने ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो मिडिल अडल्टहुड है उसमें क्या होगा? रीइवैल्यूएट करियर, आप अपने करियर के बारे में दोबारा सोचने लगते हैं, आप फील्ड चेंज करते हैं, या फिर आपको सेम इसी में जाना है, या आपको कोई नया खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप सब रीइवैल्यूएट करने लगते हैं और अपनी फैमिली लाइफ पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब इसमें आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल हाई होगा।
अगर आपके सेल्फ एफिकेसी लेवल हाई होंगे तो आप नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे और नया काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। वही अगर आपका लो होगा तो आपको ये हमेशा लगता रहेगा कि शायद ये मैं नहीं कर सकता, ये करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये करूंगा तो ऐसे कैसे होगा। तो आप उन सब चीजों पे, अगर आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल लो है तो आप उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। देन लास्ट है ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन इन मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस, रिटायरमेंट। आपके जो मेंटल फंक्शंस है, फिजिकल फंक्शंस है, वो आपके धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो आप काफी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं पर आपकी बॉडी उन चीज को सपोर्ट नहीं करती, तो आप उस बिहेवियर को मॉडल नहीं कर सकते हैं। देन रिक्वायर्स रीअप्रेजल ऑफ एबिलिटीज। अब ओल्ड एज में भी जैसे छोटे बच्चे को होता है वैसे इंकरेज बार बार करना पड़ता है ताकि वो आगे अपने काम करते रहें। बिलीफ इन एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क इज द की थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप खुद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाहे आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ में। देन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है कि एज अ टीचर ये थ्योरी हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, हम इस थ्योरी के साथ क्या कर सकते हैं। व्हाट डू टीचर डू टू अंडर दिस थ्योरी? To promote effective modeling, a teacher take must sure that must make sure that the four essential conditions exist: attention, retention, motor production and motivation। आप एज अ टीचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्लासरूम में देखें कि ये चारों चीज आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये चारों चीजें आप बच्चों को दे रहे हैं, आप क्लास में इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड है टीचर मस्ट मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड टेक केयर दैट दे डू नॉट मॉडल इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमें हमेशा बोलते रहते हैं कि एक टीचर को सर्टेन तरीके से बिहेव करना है, एज अ रोल मॉडल कंसिडर करते हैं, सर्टेन तरीके से बात करना। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको रोल मॉडल देखते हैं, तो वो जो टीचर कर रहा है वही चीज वो लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं देखूं, बात करूं, जैसे अगर दो टीचर हैं, वो लोग दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं तो आराम से कैजुअली बात कर, बट यही बात अगर एक बच्चा सुनता है तो वो बच्चा भी उन्हीं सेम तरीके से बात करने की कोशिश करेगा। बट इसमें आप ये चीज भूल जाते हैं कि आपका एज ग्रुप और उस बच्चे का एज ग्रुप बहुत अलग है। तो जब आपका बिहेवियर वो सेम बच्चा इमिटेट करेगा तो सही नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी बच्चों के सामने हैं तो आपको एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने चाहिए, एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, आपके सही मैनर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंधे पे हाथ डाल के घूम रहे हैं या हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। तो ये जितने भी जेस्चर्स हैं इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए टीचर्स को एक रोल मॉडल बोलते हैं बिकॉज बच्चे उसको फॉलो करते हैं। देन टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट्स सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर एकेडमिक अकम्पलिशमेंट। अब बच्चों को आपको टीचर एज अ हेल्प ये भी करना है कि जो बच्चे के गोल्स है वो थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। अब जो बच्चा पास भी नहीं हो पा रहा है बट वो गोल सेट कर ले कि नहीं मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं। आपको पहले उससे ये सेट करवाना है कि नहीं वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, सारे सिलेबस कवर करेगा, फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप उस बच्चे के साथ जाना है और मेक श्योर करना है कि वो उस गोल्स को अकम्प्लिश करे। उसके लिए आपको उसके लिए मोटिवेशन, उसके लिए रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव फीडबैक सब चीजों पे काम करना है। देन नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग बेंडूरास थ्योरी इन द क्लासरूम। अब ये क्लासरूम में हम कैसे कर सकते हैं, केयरफुली सेलेक्ट ऑडियो विजुअल दैट आर टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स है हम उनको बहुत ध्यान से सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनमें कुछ मारपीट तो नहीं है, हम क्लास में कौन से वीडियोस दिखा रहे हैं उनमें कोई अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है। तो ये सब बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो आजकल जो है मूवीज को भी ए सर्टिफिकेट, AU सर्टिफिकेट मिलने लग गया है। ए मतलब अडल्ट, मतलब उसमें बच्चे नहीं देख सकते हैं, उसमें ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लायक नहीं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। देन क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव एफिशिएंसी बाय emphasizing ऑन टीम वर्क।
मतलब आपको कलेक्टिव एफिशिएंसी पे ध्यान कराना है, बच्चों को ध्यान देना है, टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज़ टीम वर्क का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आएगा। बच्चे को ये फ़ील होगा कि हाँ, उसने भी काम किया है, तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा एम्फसाइज़ देना है। Then set goals for students to accomplish and have them keep a record of these accomplishments. Once a month, take the record out and celebrate their hard work. आप बच्चों का जो बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए, बच्चों को बोलिए कि वो रिकॉर्ड करके रखें, और क्लास में एक बार उन बच्चों का जो हार्ड वर्क है उसको तारीफ कीजिए या उनके रिकॉर्ड्स को पढ़वाइए। जैसे मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, मैं एक सर्टिफिकेट बना के रखती हूँ, परफॉर्मर ऑफ द मंथ या स्टूडेंट ऑफ द मंथ। तो बच्चे का मैं सारे एस्पेक्ट्स देखती हूँ, उनके एकेडमिक, उनके को करिकुलर, उनका बिहेवियर, वो क्लास में कैसे हैं, उनसे जितनी भी चीजें होती है वो मैं सब देखती हूँ। और लास्ट में एक बच्चा, दो बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो पूरे महीने बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो सर्टिफिकेट पाने के लिए। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो उसमें हमारे जो मैथ के जो प्रोफेसर थे, के बी सुब्रमण्यम सर, आप इनका नाम देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है वो उनको बनाते थे। तो उनका जो राइटर्स में, उनका ऑथर में उनका नाम रहता है के बी सुब्रमण्यम। तो वो क्या करते थे, हम जब भी एक हमें वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम देते थे और अगर हम वो सॉल्व करते थे तो वो खुद अपने हाथ से एक मिठाई बना के लाते थे। ज्यादा नहीं बनाते थे, 7-8 पीस बना के लाते थे, बट वो हम सबके लिए ऐसा रिवॉर्ड होता था जैसे मानो भगवान साक्षात आ गए हैं। तो वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा एक रीइंफोर्समेंट था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था कि हम सबको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो भी सर ने हमको काम दिया वो हमको करके लाना है, क्योंकि हमको वो मिठाई चाहिए होती थी। तो वो हमारे लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करता था। Then incorporate technology by putting the student challenges and accomplishment online on the class website so they can show their friends and family. आजकल काफी वेबसाइट्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ आप अपने बच्चों के काम डाल सकते हैं, जिससे बच्चे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, उन सबको भी दिखा सकते हैं उनके क्लास में कैसे कर रहे हैं। आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बच्चों का ड्राइंग, पेंटिंग, उन्होंने कुछ आर्ट वर्क किया हो, क्राफ्ट किया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो सब डाल सकते हैं। तो उनसे बच्चों को बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है। तो इसी के साथ हम आज का ये खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अब इस परिवार के साथ जुड़ पाए और हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर सकें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।